गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ज्ञान चैनल। मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म सेमेस्टर 2 का पेपर साइंस एंड इन्वायरमेंट जर्नलिज्म के यूनिट 5 पे हम आ गए हैं। आज हम इसके अंदर कवर करेंगे एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज सिचुएशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, importance issues, deforestation, wildlife conservation, threats, global agreements, Wildlife Protection Act, Forest Conservation Act, Citizen Science in Biodiversity Conservation। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन क्या है। पॉल्यूशन कोई भी नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर कंटामिनेंट्स को अगर इंड्यूस कर दिया है, उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, उसके अंदर मिलावट कर दी जाए, कोई ऐसी अलग चीज़ें जो कि उसमें एक्चुअल जो उसका कंपोजिशन था उसको चेंज कर दें, तो हम उसको बोलते हैं कि ये पॉल्यूटेड हो गया, तो हम इसी को पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन जो है केमिकल सब्सटेंस या एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे नॉइज हो गया, हीट हो गया, लाइट हो गया, और इसके अलावा कंपोनेंट्स हो सकते हैं पॉल्यूशन, जैसे फॉरेन एनर्जी जो है इसमें कंटेमिनेंट्स की तरह जो है आ सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें मेजर फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन जो होते हैं वो एयर पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन, लिटर, नॉइज़ पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉइल कंटेमिनेशन, रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन, थर्मल पॉल्यूशन, विजुअल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इस तरह बहुत सारे टाइप के पॉल्यूशन हैं। अगर हम पॉल्यूशन के फॉर्म की बात करें तो एयर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो एयर पॉल्यूशन जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कॉमन गैसेज होते हैं उसके अंदर अगर आप जो है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह जैसे अपने इसमें होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिसको CFC बोलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इंडस्ट्री से जो प्रोड्यूस होता है और मोटर व्हीकल से प्रोड्यूस होता है, इनको सबको अगर मिला दें, एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ये एयर जो है पॉल्यूट हो गया। इसके अलावा फोटोकेमिकल जो ओजोन लेयर का है, आपने देखा होगा ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में काफ़ी बातें होती हैं, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं और अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो सब जो है क्या है कि उसको वो फिल्टरिंग का काम करता है और वो सरफेस, अर्थ के सरफेस से नहीं आ पाती हैं, लेकिन जब ओजोन लेयर वीक हो जाता है तो उससे ये भी जो है प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हम अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इसमें जो है रेडियो वेव्स के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये जो है इससे अगर आदमी कॉन्स्टेंटली एक्सपोज होता है तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी और आपने जो भी डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इनके सब के लिए जो है ये नुकसान करता है। लाइट पोल्यूशन की बात करें अगर जो है ओवर इल्यूमिनेशन लाइट का होता है, एस्ट्रोनॉमिकल इंटरफेरेंस होते हैं, तो इससे हम बोलते हैं लाइट का पोल्यूशन हो रहा है। अगर लिटरिंग की बात करें, जैसे कोई क्रिमिनल है, इनअप्रोप्रिएट मैन मेड ऑब्जेक्ट पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में अगर कोई चीज़ फेंक देता है तो उसको हम बोलते हैं लिटरिंग। इसके अलावा नॉइज़ पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा तेज़ रोड की नॉइज़, एयरक्राफ्ट नॉइज़, इंडस्ट्रियल नॉइज़, हाई इंटेंसिटी सोनार, तो इनसे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। प्लास्टिक पॉल्यूशन की हम अगर बात करें तो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, इसके अलावा माइक्रो प्लास्टिक्स हैं जो इन्वायरमेंट के लिए मिल जाती हैं इन्वायरमेंट में, तो ये बहुत ही हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए, हैबिटेट्स और इसके अलावा ह्यूमंस, इनके लिए बहुत ही नुकसान करती हैं ये। सॉइल कंटेमिनेशन की बात करें तो सॉइल कंटेमिनेशन में हम बहुत सारे जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फर्टिलाइज़र्स, इनसे सबसे हमारा सॉइल कंटेमिनेशन होता है। रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन की अगर बात करें तो एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर पावर जनरेशन, न्यूक्लियर वेपन रिसर्च, मैन्युफैक्चर डिप्लॉयमेंट, इनसे सबसे हमारा रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन होने के चांसेस रहते हैं। थर्मल पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर चेंज जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ में है, ह्यूमन इन्फ्लुएंस की वजह से उसमें जो चेंज होता है उसको हम थर्मल पॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे पावर प्लांट्स वगैरह में वाटर को एज ए कूलेंट हम यूज करते हैं, तो वो वाटर जो होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है और उसमें जो पॉल्यूशन होता है उसको हम थर्मल पॉल्यूशन बोलते हैं। विजुअल पॉल्यूशन की अगर बात करें तो
बहुत सारे ओवरहेड पावर लाइन्स, मोटरवे, बिलबोर्ड, स्कार्ट जो है लैंड फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रिप माइनिंग्स, इनकी सब की वजह से आप जो है देखेंगे कि बहुत बड़ा जो है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की वजह से भी जो है बहुत बड़ा डेब्रिस बन जाता है। इससे सबसे हमारा विजुअल पॉल्यूशन का काम करता है ये। वाटर पॉल्यूशन की अगर बात करें तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल और उसके बाद हाउस होल्ड जो डस्ट होता है, जो हमारे सीवेज लाइन्स होती हैं, उनको हम नदियों के साथ जोड़ देते हैं तो उसके बाद वो पूरे के पूरे पानी को पोल्यूट कर देता है। अभी हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इसके यूजुअल सोर्सेस। तो एयर पोल्यूशन की अगर बात करें तो एयर पोल्यूशन जैसे मैंने बताया था कि एटमॉस्फेयर के अंदर अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब जब मिल जाते हैं तो इससे जो है एयर पोल्यूशन होता है। इससे बहुत बड़ा रिस्क एयर पोल्यूशन से होता है हमको, क्योंकि हमारे जो हम इवन जो साथ में जितने भी वाइल्ड लाइफ है और जितनी भी चीज़ें हैं नेचर में, उनको सबको जो है ब्रीदिंग और हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है और इनसे काफ़ी नुकसान होता है। एयर पोल्यूटेंट्स की अगर हम टाइप की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे बात कर रहे हैं, तो इससे आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस का काम करता है ये, और ये बहुत ही लीडिंग पॉल्यूटेंट है। वर्स्ट इसको क्लाइमेट पॉल्यूटेंट बोला जाता है। ये नेचुरल कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, प्लांट लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी भी होता है, और ये जो है हमारे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इससे जो है हमारा जो बाहर निकलती है हवा, इनटेक तो हमारा ऑक्सीजन होता है, लेकिन आउटटेक क्या होता है हमारा, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये पक्का जो है एटमॉस्फेयर में जाना ही जाना है, लेकिन इसका नुकसान तभी होता है जब एटमॉस्फेयर में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सल्फ़र ऑक्साइड्स जैसे होते हैं, ये SO2 जो कंपोनेंट है उससे बनता है। कोल, पेट्रोलियम, इनसे सबसे जो है सल्फ़र कंपोनेंट्स क्योंकि इनके अंदर होता है, तो उससे जो है ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है। इससे जो है जब ये एटमॉस्फेयर में एक्ट करता है तो ये SO2 जो होता है वो NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रेजेंस में ये H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हम जो है देखते हैं कि एसिड रेन कहीं कहीं पे होने के रिपोर्ट आते हैं, तो वो इसी की वजह से होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की अगर बात करें तो ये जो है हाई टेम्परेचर कंबशन की वजह से, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, थंडरस्टॉर्म्स, इनकी सब की वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और ये इसकी अवेलेबिलिटी में और साथ में SO2 दोनों को मिल करके आपको बताया था जैसे, वो एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बन मोनोऑक्साइड आप देखेंगे कि नेचुरल गैस, कोयला और लकड़ी, इनको सबको जो जलाते हैं, यूज करते हैं, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे बहुत सारे और भी वोलेटाइल जो है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जाते हैं, मीथेन वगैरह एटमॉस्फेयर में जाते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है काफ़ी गंदा हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे पर्सनल फ्री रेडिकल्स हैं, टॉक्सिक मेटल्स, लेड, मरकरी, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, अमोनिया, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स, ये सारे के सारे जो है ये मिल करके जो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का काम करते हैं आपका जो है एयर पोल्यूशन में। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो है पार्टिकुलेट्स, गैसियस प्राइमरी पॉल्यूटेंट से जो है ये फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से जो है ये पार्टिकुलेट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम स्मॉग बोलते हैं। ये भी एक एयर पॉल्यूशन का काम करता है। और ग्राउंड लेवल ओजोन लेयर, ओजोन जो होता है O3 जिसको बोला जाता है, ये भी जो है की कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ट्रोपोस्फेयर का। इसका जो डिप्लीशन होता है तो ये भी जो है इसकी वजह से काफ़ी जो है पॉल्यूशन धीरे धीरे बढ़ता है। इसके अलावा पेरोक्सीसाइटिल नाइट्रेट, ये भी जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और कंपाउंड का ये उससे मिल करके बन जाता है। माइनर एयर पॉल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हैजार्डेड एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि माइनर की श्रेणी में आते हैं। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, बायो एक्यूमुलेट्स,
इनकी वजह से जो बायो मैग्नीफिकेशन की वजह से फूड चेन के इनकी वजह से जो है ये माइनर एयर पॉल्यूटेंट्स भी एटमॉस्फेयर में आते हैं। अभी हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन के काजेज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो भी ईंधन जलाते हैं, चाहे वो आपका जो है ईंधन चाहे लकड़ी हो गई, चाहे कोयला हो गया, या फिर आपका जो है जितना आप पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इनको सबको जब ये इससे क्या होता है काफ़ी जो है एयर पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल, जीप, ट्रक, कार, बसेस ये जब चलती हैं तो इनसे भी जो है काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो इससे भी जो है ग्रीन हाउस गैसेस का इफ़ेक्ट काफ़ी जो है डेवलप होता है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में अमोनिया, क्योंकि हम बहुत सारा अमोनिया जो है इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं, तो इससे भी अमोनिया के अलावा और भी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं जो एटमॉस्फेयर को कंटेमिनेट करते हैं। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़, इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल्स ये काफ़ी रिलीज होते हैं। इसके अलावा माइनिंग एक्टिविटीज़ में भी जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, डस्ट और केमिकल्स वगैरह बहुत सारे होते हैं, वो भी जो है बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूट करते हैं एयर को। और जो वर्कर्स जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं या आसपास के लोग जो रह रहे होते हैं, उनको भी जो है उनका हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डिटेरिएशन नुकसानदायक होता है। डोमेस्टिक सोर्सेज की अगर बात करें हम, तो हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, पेंट्स, इनमें सब में जो है बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल होते हैं जो कि एयर में रिलीज होते हैं, और ये भी जो है काफ़ी जो है नुकसान करते हैं हमारे एयर के लिए। अभी हम अगर बात करें इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो इससे बहुत सारे डिजीज़ेज़ पैदा होती हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग आप देख ही रहे हैं कि एटमॉस्फेयर जो है गर्म होता जा रहा है। एसिड रेन की संभावना सल्फ्यूरिक एसिड बनने की वजह से, ओजोन लेयर डिप्लीशन होता जा रहा है। अल्ट्रावायलेट रेड्स काफ़ी जो है लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसकी वजह से बोलते हैं कि कैंसर वगैरह का काफ़ी जो है प्रकोप आगे बढ़ता जाएगा अगर हम इस पर रोकथाम नहीं कर पाए तो। इसके अलावा जो है एनिमल्स के ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट इसका पड़ता है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल की अगर हम बात करें तो पहली बात तो जो है अवॉइड यूजिंग व्हीकल्स। जहाँ तक हो सके आपको शॉर्टर डिस्टेंस में है तो व्हीकल का इस्तेमाल ना करें। एनर्जी कंजर्वेशन किया जाए। इसके अलावा क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा फायर प्रोडक्ट्स का जो है रिड्यूस किया जाए। इंडस्ट्रियल एमिशन में बहुत सारे जगह पे जो नॉर्मल जगह पे जहाँ पे नॉर्मल डीजल पेट्रोल यूज होता था वहाँ पे सीएनजी का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करें। तो ये सब चीज़ें करके आप जो है काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन को एक्वेटिक पोल्यूशन भी बोला जाता है। ये जो है वाटर बॉडीज़ के अंदर जो कंटेमिनेशन होता है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से या फिर इंडस्ट्रियल चीज़ों से जो भी रिलीजेज होते हैं, इसकी वजह से जो उसके अंदर मिल जाता है नदियों में, तो इसकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है उसको हम वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। वाटर पोल्यूशन दो टाइप का होता है। इसमें जो है एक तो सरफेस वाटर पोल्यूशन बोला जा सकता है, जो कि लेक्स, स्ट्रीम्स, ओशन के कुछ पार्ट में होता है। इसके अलावा अंडरग्राउंड पोल्यूशन में जैसे जो है ज़मीन के अंदर जो पानी है उसको पॉल्यूटेंट कर देना। तो ये चीज़ें हैं। इसको अगर हम मेज़रमेंट की बात करें तो वाटर पोल्यूशन का मेजरमेंट जो है वाटर सैंपल्स को टेस्ट करके उससे हम जो है इसको करते हैं। वाटर पोल्यूशन के कारण क्या क्या हैं अगर उनकी हम बात करें तो प्राइमरी काज जो है कंटेमिनेशन ऑफ वाटर होता है, जो वाटर बॉडीज़ का जो है टॉक्सिक केमिकल की वजह से जो उसके अंदर मिल जाते हैं उसकी वजह से होता है। और सोर्स की अगर हम बात करें कि वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या, अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत हो रहा, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कट रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बहुत सारी कचरा हम जो है ले जा कर के फेंक देते हैं नदियों में, यूज ऑफ डिटर्जेंट, फर्टिलाइज़र्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल रन ऑफ, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट की हम बात करें तो क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है गार्बेज वगैरह हम आजकल टॉक्सिक केमिकल जो है वाटर बॉडीज़ के अंदर डंप करते जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स का भी काफ़ी कचरा जो है नदियों में जा रहा है।
ये हमारा जो है एक्वेटिक लाइफ को काफ़ी जो है इफ़ेक्ट करता है। और स्पेशली जो वाटर के अंदर होने वाले जो भी प्राणी हैं जैसे फिशेस वगैरह हैं, वो सब उस चीज़ों को, टॉक्सिक मटेरियल को कंज्यूम करती हैं और बाद में ह्यूमंस जब उसको यूज़ करते हैं तो उससे जो है ह्यूमंस भी उससे इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। साथ साथ जो फ्लोरा और फौना जो हमारा है वो तो इफ़ेक्टेड होता ही है। वाटर पोल्यूशन को अगर हम जो है इसको कंट्रोल करने की बात करें तो वाटर ये जो है बहुत सारे वैरायटी मेथड से कंट्रोल किया जा सकता है। सीवेज वेस्ट का मैनेजमेंट अगर हम करना शुरू कर दें, डायरेक्ट पानी को कहीं जो है उसमें नदियों में उसमें ना डाल करके उसको जो है जो उसको ट्रीटमेंट करें और पानी को प्योरीफाई करके उसको दोबारा जो है रीयूज़ अगर कर दिया जाए तो उससे हम जो है वाटर पोल्यूशन पे काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेथड होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। इससे भी जो है हम वाटर को रिसाइकिल करके और इससे भी हम उसको जो है वाटर पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर हम बात करें एयर और वाटर पोल्यूशन की सोर्सेज की तो नेचुरल सोर्सेज, इसके अलावा जो है मैन मेड सोर्सेज, सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिनकी वजह से जो है ये होता है। फॉसिल फ्यूल वगैरह हम बर्न करते हैं और पेंट, हेयर, बहुत सारे जो केमिकल्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम मिलिट्री, हमारी न्यूक्लियर वेपन्स, टॉक्सिक गैसेस, जर्म वॉरफेयर, रॉकेटरी, फर्टिलाइज़र्स, इनकी वजह से सबसे जो है ये सोर्सेज हैं जो कि एयर और वाटर पोल्यूशन करते हैं। नेचुरल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो नेचुरल सोर्सेज से जो डस्ट वगैरह, वेजिटेशन, नॉन वेजिटेशन, नो वेजिटेशन से मीथेन, फूड जो एनिमल्स जो है खाते हैं उससे जो निकलता है, तो इन सब चीज़ों से धीरे धीरे इन सब चीज़ों से पॉल्यूशन जो है बढ़ता रहता है। तो ये एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज हो गए। अगर वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेज की हम बात करें तो वाटर पोल्यूशन सोर्सेज जो है पॉइंट सोर्सेज हो सकते हैं, दूसरा नॉन पॉइंट सोर्सेज हो सकता है। तो पॉइंट सोर्स का मतलब है ये है कि आप किसी जगह पे जहाँ पे रह रहे हैं और किसी आइडेंटिफाइड सोर्स से जैसे पाइप से या डिच से जो है अगर उसके अंदर जो है कंटेमिनेशन किया जा रहा है, गंदगी डाली जा रही है, तो उसको हम पॉइंट सोर्स बोलते हैं। 9 पॉइंट सोर्स का मतलब है कि वो कहीं से भी इधर उधर एक सिंगल सोर्स से नहीं बल्कि कई सोर्सेज से आ सकता है। अगर हम बात करें क्वालिटी, इन्वायरमेंट की क्वालिटी को रिपोर्टिंग की बात करें तो इसमें बहुत सारी जो है एजेंसीज होती हैं जो कि इन्वायरमेंट की क्वालिटी को जो है रिपोर्ट करती हैं। इन्वायरमेंट क्वालिटी के जो फॉर्म्स होते हैं, एयर की अगर हम बात करें तो ये इन्वायरमेंटल क्वालिटी होती है, वाटर भी इन्वायरमेंटल क्वालिटी होती है, फॉरेस्ट इन्वायरमेंटल क्वालिटी होते हैं। तो इस तरह से जो है इनका हम करते हैं। अभी अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रक्शन एंड डिफॉरेस्टेशन की, तो प्रिंसिपल कॉजेज जो डिफॉरेस्टेशन के हैं, पहली बात तो आप इंडस्ट्री में टिम्बर्स और लॉग्स का इस्तेमाल करना, कैटल ओवर ग्रेजिंग, जानवर जा कर के खा लेते हैं, इससे ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा कॉलोनाइजेशन के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए हम जो है लैंड को क्लियर करके जो है अर्बन डेवलपमेंट कर रहे हैं। कल्टीवेशन और पास्चर के लिए जो है हम लैंड का डेवलपमेंट करते हैं। नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स वगैरह लग जाते हैं। इसके अलावा ट्रीज़ को जो है गिराया जाता है फ्यूल बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे एटमॉस्फेयर पे प्रॉब्लम हो रहा है। अभी हम बात करेंगे एयर का जो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। इसकी आवश्यकता की अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। अर्ली 70s में ये एक्सपीरियंस किया गया कि जो है पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर मीटिंग हेल्ड किया एक जो है जून 72 में। इसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया और उसके बाद इसके ऊपर धीरे धीरे जो है एक्ट्स वगैरह कानून बनाने शुरू हुए। इस एक्ट की अगर हम बात करें तो इसके की फ़ीचर हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एडवाइस करता है एयर पॉल्यूशन रिलेटेड इश्यूज़ को। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन के ऊपर रिसर्च किया जाता है, इसके बारे में अवेयरनेस एयर पॉल्यूशन के लिए अवेयरनेस पैदा की जाती है। इसके अलावा जो है
स्टेट बोर्ड्स जो है बहुत सारे बनाए जाते हैं जिसमें एयर क्वालिटी वगैरह मॉनिटर करने का काम किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पेनाल्टी जो है इसमें एक्ट में, तो काफ़ी पेनाल्टीज इसमें डाली गई हैं। इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर का है। इसके अलावा जो है 5,000 रुपये का फ़ाइन, ये सब चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारे टाइप की पेनाल्टीज़ हैं जो टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट इसको अपडेट भी करती रहती है। इसी तरह हम बात करें अगर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, तो ये जो है वाटर की जो है सरफेस और अंडरग्राउंड वाटर की जो है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो है ये एक्ट लाया गया है। इसमें जो कंट्रोलिंग बॉडीज़ हैं वो सेंट्रल और स्टेट बोर्ड्स जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं। इनका फंक्शन होता है कि वाटर को पॉल्यूशन से कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे पावर्स और बहुत सारी चीज़ें नीतियाँ बनाते हैं। इसके अलावा इनका अथॉरिटी जो है बोर्ड करने की अथॉरिटी जो होता है सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं। इनके अलावा काफ़ी इनके ऊपर काफ़ी पावर होते हैं, एडवाइस करना, लोगों को कोऑर्डिनेट करना इन एक्टिविटीज़ को। इसके अलावा इनका ऑडिट करना, बजट्स अकाउंट्स में सेंट्रल स्टेट इनके सबके जो है ऑडिट भी करते हैं। साथ साथ जो है प्रोहिबिशन वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं कि कोई भी पॉइजनस चीज़ें, पॉल्यूटिंग मैटर कोई भी हो जो कि वो स्ट्रीम वाटर है उसके अंदर डालने से रोकने का काम करती हैं। अगर जो है किसी ने कुछ किया है ऐसा तो उसको जो है एज ए ऑफेंस माना जाता है, और बहुत सारी तरह की जो है ये पेनाल्टीज़ वगैरह भी जो है लागू करती हैं। अब बात करते हैं हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्रीन हाउस जो है एक्चुअली एक फेनोमेनन होता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो फेनोमेना है, सन से क्या होता है, एनर्जी जो है सन से अर्थ को जो है, अर्थ के वेदर को जो है और उसके क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। अर्थ के सरफेस के अंदर गर्मी पैदा करती है। इसके अलावा साथ साथ अर्थ क्या करता है, एनर्जी में जो है एनर्जी को दोबारा से रेडिएट करके स्पेस में दोबारा भेज देता है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेज बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में हो जाती हैं, तो वो जब सन से नीचे को जो आती है एनर्जी वो तो ग्राउंड तक आ जाती है, लेकिन ग्राउंड से जब दोबारा रिफ्लेक्ट बैक होता है तो वो इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बाहर को नहीं जा पाता है, और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का होता है सरफेस का वो जो है बढ़ जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। इसलिए जो है आप इसको बहुत आसानी से आसान लैंग्वेज में इसी से समझ सकते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और ये डायग्राम के अंदर भी देखिए बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। अभी ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे। पहली बात तो जो है रैपिड चेंज इन ग्लोबल टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा वेदर पैटर्न बहुत एक्सट्रीम हो रहे हैं, बहुत जगह पे तूफ़ान आंधी आ रहा है, बहुत जगह पे जो है काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, ड्रॉट। इसके अलावा बहुत जगह पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह एकाएक सडनली हो जा रही है, बादल फटना बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें जितनी भी हो रही हैं वो एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स को बोला जाता है। इसके अलावा सुपर स्टॉर्म्स आ रहे हैं बड़े बड़े। अभी जल्दी ही जो है एक जो तूफ़ान आया था इंडिया में भी आया था, जो कि गुजरात के तट पे आया था। तो ये सब तूफ़ान बहुत सारे आ रहे हैं, इनसे काफ़ी बारिश वगैरह और काफ़ी एरिया को अफेक्ट किया था, ये जान माल की काफ़ी नुकसान हुए थे। इसके अलावा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही हैं। इकोसिस्टम के ऊपर इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है, इकोसिस्टम हमारा पूरा जो है डिस्टर्ब हो रहा है। रैपिड ग्लोबल वार्मिंग, ड्रामेटिक इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ओजोन लॉस। इसके अलावा ओजोन का लॉस होगा तो वो बहुत तेज़ी से जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग भी कराएगा। ओशनिक चेंजेस, तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कि हम काफ़ी इसका इफ़ेक्ट इम्पैक्ट जो है आ रहा है। इसके अलावा सी लेवल बहुत तेज़ी से ऊपर को बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग ओशन एसिडिफिकेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा जो है आ जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र के अंदर भी जा रहा है, वो जो है ओशन के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है और ओशन के पानी को बहुत ज़्यादा एसिडिक कर देता है, जिसकी वजह से जो समुद्री जीव हैं उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है।
पेस्ट और डिसीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल आउटपुट डिक्रीज हो रहा है। विश्व में जो हंगर ड्रॉट का सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसके अलावा जो है वोमेन भी जो है काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से उनका फेस बर्न वगैरह का भी प्रॉब्लम काफ़ी आ रहे हैं। अभी हम जो है अगर बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज सिचुएशन की रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस कैसी हैं, तो क्लाइमेट चेंज जो होता है वो बहुत सारे, क्योंकि आप देखेंगे कि जो हमारे जर्नलिस्ट बहुत सारे हैं वो वेल इस्टेब्लिश्ड जो एजेंसीज़ हैं उनके अंदर काम करते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स होती है, तो उसके ऊपर जो है उनको काम करना होता है, और जर्नलिज्म एथिक्स भी जो है प्रैक्टिस में आ जाती है। तो इन्वायरमेंटल वीट की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत एक्टिविटीज़, बहुत रिपोर्टिंग होती हैं जिसमें कि एथिक्स जो है अफेक्ट हो जाता है या कंप्रोमाइज़ होता है। तो उसमें उनको जो है कि करेक्ट रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है, तो इसमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो उसमें जर्नलिस्ट को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आता है, और जर्नलिज़्म और एथिक्स का इक्वेशन जो है इसमें काफ़ी इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए क्लाइमेट वगैरह के ऊपर रिपोर्टिंग करने का काम बहुत ही रिस्की भी माना जाता है। और लोग जो है आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे किसी तूफ़ान कुछ आया रहता है तो वहाँ पे भी रिपोर्टिंग करने जाते हैं, जो कि लाइफ के लिए जो है बहुत बड़ा थ्रेट आप मान सकते हैं। और जर्नलिज़्म का इसमें जो है क्या है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। डे टू डे चैलेंजेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया में भी जो है काफ़ी जो है प्रॉब्लम आ रही है और अनसर्टेनिटी की दिक्कत है। इसके अलावा गवर्नमेंटल पैनल जो है क्लाइमेट चेंज पे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंटल पैनल जो है क्लाइमेट चेंज पे इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर नॉलेज जो है लोगों को प्रोवाइड करती है। और इसका ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ा जो है बनाया गया है। इसकी ऑरिजिन और एम जो है ये इंटरनेशनल साइंटिफिक बॉडी एडवाइजरी ग्रुप, जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो है 1986 में सेटअप किया गया था इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के द्वारा, और यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के तहत जो है इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, ताकि जो है बहुत सारे तरह के जो है नए नए रिसर्च का काम इसके अंदर हो और इसको काफ़ी अच्छे से जो है चलाया जाए। ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो आईपीसीसी जो है ना, ये प्रिंसिपल गवर्निंग आईपीसी वर्क जो है एक पब्लिश करता है। इसमें एसेस किया जाता है ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज के जो रिस्क हैं, पोटेंशियल इम्पैक्ट्स इसके क्या हैं, इसके अलावा जो है पॉसिबल ऑप्शन क्या है उसको प्रिवेंशन के लिए। तो इन सब के ऊपर ये बहुत ज़्यादा जो है काम करता है। और आईपीसीसी की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका पैनल जो है साल में एक बार मिलता है, और ये उसके बाद ये अपने रिपोर्ट्स वगैरह जो है जारी करता है। जो चेयरमैन होता है वो भी पैनल के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा सेक्रेटेरिएट होता है वो भी जो है इलेक्ट किया जाता है। इनके अलावा ये यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ के द्वारा भी इसको जो है काफ़ी सपोर्ट मिला हुआ है। तो इस तरह से जो है ये काम करते हैं। अगर हम इनके फंडिंग की बात करें तो फंडिंग जो है डेडिकेटेड फंड ट्रस्ट फंड 1989 में ये इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत। तो इसके थ्रू इनको जो है फंडिंग की जाती है। अगर अवार्ड्स की हम बात करें तो नोबेल पीस प्राइज़ 2007 में आईपीसीसी को दिया गया था। इसने जो एफ़र्ट किए थे जो है लोगों के पास जो है क्लाइमेट चेंज का नॉलेज फैलाने के लिए, और उनको जो है अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो सब उनका सबको जो है नॉलेज जो है इनको जो शेयर किया गया था। तो यूएस प्रेसिडेंट अल गोरे के को जो है अपने उनका क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है जो काम किया था उसके साथ जो है उनको शेयर कराया गया था आईपीसीसी और
यूएस के वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, अल गोरे को। अगर हम इसके क्रिटिसिज्म की बात करें तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि ये फार्मुलेट कर देता है ज़रूर, जो है आइडियाज़ को लोगों के पास भेज भी देता है, लेकिन उसके बाद इसमें जो है बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा मतलब ये इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रहा है। अभी हम बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल की। तो क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 में अडॉप्ट किया गया था और ये 16 फरवरी 2005 में जो है प्रॉपर जो है फोर्स में आ गया था। और 192 नेशंस जो है आज के डेट में क्योटो प्रोटोकॉल के सिग्नेटरीज हैं। और क्योटो प्रोटोकॉल यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क के बीच में जो है वे क्लाइमेट चेंज के लिए जो है मतलब इनको रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस के लिए जो है काम करता है। और इसका जो है मेन काम ही यही है कि नेचर को बचाना है और एटमॉस्फेयर को बचाना है। हमेशा इसका हर साल लगभग जो है इनका मीटिंग होता रहता है। 8 दिसंबर 2012 को दोहा में जो है कतर के अंदर इसका जो है मीटिंग जो हुआ था, उसके अंदर काफ़ी जो है कमिटमेंट्स किए गए थे। और उसके बाद से हर साल जो भी इसमें इनका मीटिंग होता है उसमें बहुत सारे कमिटमेंट्स किए जाते हैं और गवर्नमेंट्स को बताया जाता है कि आपने जो है क्या क्या कार्रवाई करनी है कि ताकि आप जो है मतलब इसको जो है बचाएं। और बहुत सारे इसमें फाइन्स वगैरह के भी काफ़ी प्रोविज़न किए गए हैं। इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म और ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन का जो है काम करता है। इसके एमिशन टारगेट्स को जो है पूरा जो है मॉनिटरिंग करने का काम होता है। और इनका प्लान ये रहता है कि ताकि जो है एमिशन जितना भी करते हैं लोग, जो गैसेस का एमिशन होता है उसको कंट्रोल में रखा जाए। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम एडाप्टेशन की बात करें तो दोहा में जो है एक सेकंड कमिटमेंट पीरियड बनाया गया था। उसके अंदर फंडिंग के लिए भी कि 2% शेयर जो है प्रोसीड्स का फंडिंग भी जो है लोगों से हो, तो उन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी जो है काम किया गया था। अभी हम इसके रेलेवेंस की अगर इंडिया में बात करें तो क्योंकि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, यूनाइटेड नेशन से लिंक है और इंडिया भी क्योंकि उसका एक सिग्नेटरी है, तो इंडिया भी काफ़ी इसके ऊपर जो है काम कर रहा है। और गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म के लिए, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनाया है और सारी इंडस्ट्रीज वगैरह को उनको फॉलो करना पड़ता है। और इसलिए अभी बहुत सारी तेज़ी से आप देख रहे होंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस बढ़ता जा रहा है गवर्नमेंट का। और क्लीन एनर्जी के ऊपर साथ साथ आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल से हम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सीएनजी व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इंडिया का भी काफ़ी अप्रोच इसके ऊपर बहुत तेज़ी से जो है बढ़ रहा है। इंडिया भी चाहता है कि ग्रीन हाउस गैसेस का इफ़ेक्ट कम हो और लोगों को जो है इनसे जो प्रॉब्लम हो रही हैं उनसे छुटकारा मिले। जो इम्पोर्टेंट इशूज़ हैं इसमें, तो सबसे पहली बात इसमें कमर्शियल पैराडिग्म की बात करें तो एक्टिविटीज़ का जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है, जो पहले जो प्रपोज़ की गई थी उसमें कोऑपरेशन पार्टनरशिप जो है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में था। लेकिन उसमें जो डेवलपमेंट और डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो कोऑपरेशन था वो देखा गया कि जितना जैसे चाहिए था उस तरह से जो है नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा बेसलाइन सेटिंग की ज़रूरत है कि कौन सी कंट्री में कितना एमिशन कितने % का होगा, साथ में कंट्री का जो है ग्रोथ रेट किस तरह से रहेगा। तो उन सब चीज़ों का जो सेटिंग है उसमें भी इश्यूज़ हैं बहुत सारा, क्योंकि अपनी अपनी कंट्री अपनी अपनी मर्ज़ी से करती हैं। हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि इसमें जो है ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको करने में, ट्रांजैक्शन चेंज करने में, फॉसिल फ्यूल से दूसरे फ्यूल में जाने में आपको बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं। इसलिए आप जिस स्पीड से चाहिए एक्चुअली रिक्वायरमेंट है उस स्पीड से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है प्रोजेक्ट रिजेक्शन की, बेसलाइन रिडक्शन, फाइनेंशियल रिस्क, प्रोजेक्ट फेलियर, पॉलिसी रिस्क। ये सब जो है होस्ट कंट्री जो कंट्री अपना करती है पूरा रिस्क उसके पास ही है। तो इस वजह से जो है बहुत प्रॉब्लम है। पॉलिसी इंसेंटिव्स
टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ें हैं जो इश्यूज़ हैं, जो कि जितना ट्रांसपेरेंसी के साथ करना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहा है। अभी हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की। बायोडाइवर्सिटी क्या है? ये बायोलॉजिकल वैरायटी और वेरिएबिलिटी है अर्थ के ऊपर जो लाइफ है, जितने भी तरह के जीव रहते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है, इससे जो है जेनेटिक, स्पेसीज़ और इकोसिस्टम लेवल पे जो है इसका मेज़रमेंट किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी की अगर कंजर्वेशन की बात करें हम, तो ये जो है प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट बायोडाइवर्सिटी का इस तरह से किया जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम रिसोर्सेज जो है तैयार करें। इसको हम इस तरह से मेन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, पहली बात तो टू प्रिजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसीज़, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसीज़ एंड इकोसिस्टम, इसके अलावा टू मेंटेन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम एंड इसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस। तो बायोडाइवर्सिटी और इसके कंजर्वेशन जो मेथड होते हैं, इसमें दो तरह से हैं। एक तो इन सिटू कंजर्वेशन, दूसरा जो है एक्स सिटू। इन सिटू मतलब जो वहीं पे उसी लोकेशन में ही हो जाता है। तो इसमें एडवांटेजेस होते हैं काफ़ी। पहली बात तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, और इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इनको कंजर्व किया जा सकता है। और जो नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो इनमें सब में जो है बहुत सारे जो है प्रोटोकॉल इस तरह से बना करके हम कर सकते हैं। एक्स सिटू कंजर्वेशन में जो है बायोडाइवर्सिटी, इसके अंदर ब्रीडिंग, मेंटेनेंस ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज़ इन क्रिटिकल इकोसिस्टम्स, जैसे जूस, नर्सरीज, बॉटेनिकल गार्डन्स, जीन बैंक्स, इनमें सब में। और फूड, वाटर, स्पेस, इनमें जो है ऑर्गेनिज़म के बीच में थोड़ा सा कंपटीशन भी कम होता है। इसके एडवांटेज ये होते हैं कि एनिमल्स को जो है लॉन्गर टाइम और ब्रीडिंग एक्टिविटी जो है काफ़ी ज़्यादा इनको मिल जाता है। स्पेसीज़ जो है वाइल्ड में जो है इनको जो है कैप्टिविटी से आज़ाद करके जो है बाहर भेजा जा सकता है। इसके अलावा जेनेटिक टेक्निक्स को यूज करके इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को जो है प्रिजर्व भी किया जा सकता है। अगर हम बात करें स्ट्रेटजीज़ क्या है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड, टिम्बर प्लांट, लाइव स्टॉक, माइक्रोब, एग्रीकल्चरल एनिमल्स, इनको सबको कंजर्व करना। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म जिसमें भी हैं वो उनको आइडेंटिफाई करना और कंजर्व करना। यूनिक इकोसिस्टम जो है प्रिजर्व करना चाहिए सबसे पहले। इसके अलावा इफ़िशिएंटली जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको जो है यूटिलाइजेशन करना है। वाइल्ड एनिमल्स को पोचिंग, हंटिंग, इसको रोकना। तो इस तरह से इन्वायरमेंटल लॉज बना करके डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूटेंट्स के लेवल को, इनको सबको इस तरह से आप रोक करके कर सकते हैं। इस डायग्राम में देखिए आप जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस वजह से होता है, कंजर्वेशन किस तरह से कर सकते हैं, कैसे कैसे अप्रोचेज ले सकते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से डायग्राम के अंदर पूरा कवर किया गया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं एडवांटेजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, इससे क्या होता है, इसेंशियल इकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को प्रिजर्व करने में, फूड चेन की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में मदद मिलती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी प्लांट एनिमल का प्रिजर्व किया जा सकता है। सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन लाइफ सपोर्ट सिस्टम का जो है अर्थ के ऊपर। इसके अलावा पोटेंशियल यूज साइंटिफिक कम्युनिटी का, वाइल्ड एनिमल का रिजर्वायर तैयार करना। इसके अलावा इमीडिएट बेनिफिट जो है सोसाइटी के लिए, रिक्रिएशन टूरिज़्म के लिए भी पहली बात तो ये बेनिफिट देता है, और फ्यूचर के लिए एक जो है ये इंश्योर करता है, और एक जो है मतलब इंश्योरेंस का तरह काम करता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए अगर हम बात करें तो इसके क्या क्या कारण हैं, तो एक तो नेचुरल कॉजेज़ हो सकते हैं, दूसरा मैन मेड कॉजेज़ हो सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी में इंडिया काफ़ी जो है रिच है। 7 से 8% जो है जितने भी स्पेसीज़ हैं वर्ल्ड के, वो इंडिया के अंदर हैं, और इंडिया के अंदर बहुत बड़ा फॉरेस्ट का एरिया है, और जिसकी वजह से बहुत सारे वाइल्ड लाइफ भी जो है इंडिया के अंदर हैं। और इसके अलावा जो है
डिफॉरेस्टेशन वगैरह अभी जो हो रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा जो है इस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उनको सबको जो है आपको रोकने की ज़रूरत है। अभी हम बात करते हैं बेनिफिट क्या है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के। तो सबसे पहले तो फूड सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा है। फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन के अगर बचाएंगे तो हमारा नेचर जो है वो क्लीन रहेगा। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से भी जो है काफ़ी फ़ायदा होगा हमें आगे फ्यूचर में, और कम्युनिटी को जो है साथ लाने के लिए हम जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कंजर्वेशन स्टेप्स जो है गवर्नमेंट ने क्या क्या लिए हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी इसके ऊपर काम किया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लाया गया, और बहुत सारे एरिया जो नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, इनको सबको जो है प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में कन्वर्ट किया गया। साथ में वेटलैंड रूल 2010 को ड्राफ्ट किया गया, वेटलैंड इंडिया के अंदर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इस्टेब्लिश किया गया इलीगल ट्रेड वाइल्ड लाइफ इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के लिए। इसके अलावा स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, तो ये सब चीज़ें जो है बनाई गई। साथ में टाइगर कंजर्वेशन के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इस्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे जो है इस तरह से काम कर रहे हैं जिससे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह को उनके स्टेट में जितनी भी उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अलावा बहुत सारे लॉज और एक्ट्स पास किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे फिशरीज़ एक्ट 1897, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एंड एनिमल्स 1960, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके अलावा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 और शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स एक्ट 2006। तो इस तरह से ये सारे एक्ट्स पास किए गए हैं ताकि जो है हम वाइल्ड लाइफ को बचा सकें और अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें। अभी हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स जो इंडियन गवर्नमेंट हैं। प्रोजेक्ट टाइगर का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, लेसर कैट्स प्रोजेक्ट, मणिपुर ब्रो एंटलर्ड डीर प्रोजेक्ट, इसके अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनो, हिमालयन मस्क डियर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट हंगुल। तो इस तरह से ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है चलाए गए हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की जो थ्रेट्स की हम बात करें कि कहाँ कहाँ से इनको जो है नुकसान हो सकता है, तो पहली बात तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हाउसिंग वगैरह इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। फार्म एक्टिविटीज़ की वजह से भी जो है काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे क्रॉप्स, बहुत ज़्यादा इसके अंदर फार्म एक्टिविटीज़ में आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स वगैरह का यूज हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। एनर्जी प्रोडक्शन माइनिंग की वजह से जो है काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और सर्विस की वजह से बायोलॉजिकल रिसोर्स के यूजेस, ह्यूमन इंट्रूजन एटमॉस्फेयर के अंदर, नेचुरल सिस्टम मॉडिफिकेशंस, फायर सप्रेशन क्रिएशन, वाटर मैनेजमेंट, इसमें बहुत सारा डैम बनाना, तो इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी जो है नुकसान हो रहा है। और साथ साथ पॉल्यूशन जो सीवेज का, और साथ में एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब जो हो रहे हैं। कैटास्ट्रोफिक जियोलॉजिकल इवेंट्स, अर्थक्वेक, सुनामीज, एवलांचेस, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा इकोसिस्टम इफेक्ट हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। अभी हम अगर बात करें ग्लोबल एग्रीमेंट्स जो है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, तो यूनाइटेड नेशंस कंजर्वेशन ऑफ ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी UNCDB, ये रियो डी जेनेरियो में 1992 में ड्यूरिंग अर्थ सिटी समिट आया था। इसके अंदर 196 कंट्रीज जो है इसकी पार्टी हैं। साथ में इंडिया इंडिया ने जो है 1994 में जो है रेटिफाई किया था इसको। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इनेक्ट किया गया था, सारे प्रोविजंस को इसमें इंक्लूड करके। इसके अगर हम गोल की बात करें
तो कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके अलावा फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये इसके जो है फ़ायदे हैं, इसके गोल हैं। की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन का एश्योर करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जो है कंजर्व करने के लिए, इसके अलावा रूल्स रेगुलेशन इस तरह से लाना कि ताकि जो है इसका कंजर्वेशन का काम किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो है बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के पॉइंट हैं। डेवलप जो है नेशनल स्ट्रेटजीज, इस्टेब्लिश प्रोटेक्टेड एरिया, जहाँ पे जो है कि हम आप जो है जो प्रोटेक्टेड एरिया होंगे उनके अंदर कोई भी वैसा मैन एक्टिविटी नहीं होगी। ट्रेनिंग और रिसर्च प्रोग्राम इस्टेब्लिश करना, पब्लिक एजुकेशन, इसके अलावा राइट ऑफ गवर्नमेंट जो है डिसाइड करना, रिकॉग्नाइज करना, टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इनको सबको इनकरेज करना, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इस्टेब्लिश करना, इसके अलावा साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन जितनी भी पार्टीज हैं उनके बीच में, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना ताकि जो है इन कामों को जो है तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरह से बहुत सारे एग्रीमेंट, बहुत सारी ट्रीटीज़ वगैरह हैं, वाइल्ड फ्लोरा फौना, इसके अलावा वाइल्ड एनिमल्स, फूड एंड एग्रीकल्चरल के ऊपर, साथ में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन और इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, ये सब सारे जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है वाइल्ड लाइफ एक्ट में आर्टिकल 48 अल्फा में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी इसके बारे में लिखा हुआ है, और इसको जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 में लाया गया था। इसके अलावा आर्टिकल 51 अल्फा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो है उसके अंदर भी इसको शामिल किया गया है। अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन इंडिया में इसकी हिस्ट्री की बात करें तो पहला जो लॉ था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1887 में लाया गया था, वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1887 के थ्रू। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें, सेकेंड लॉ जो है 1912 में वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, बाद में इसको अमेंड 1935 में किया गया, साथ साथ जो है 1960 में प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन स्पीसीज़ जो है बहुत सारी स्पीसीज इसके जो है बारे में काफ़ी चीज़ें जो है आनी शुरू हो रही है। अगर हम इसकी आवश्यकता भी बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो पहले जो टाइगर्स थे उनकी संख्या भी काफ़ी कम होती जा रही है। बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स हैं जो कि अभी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अगर जो है हम साइलेंट फीचर की बात करें तो ये पहली बात तो वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड बनाने का जो है प्रोविज़न करता है। वाइल्ड लाइफ वार्डन्स स्पेसिफाई देयर पावर्स एंड ड्यूटीज़। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, इसका जो है इंडिया भी एक पार्टी बना हुआ है। इसका भी जो है कन्वेंशंस, वाशिंगटन कन्वेंशन में काफ़ी चीज़ें इसमें अडॉप्ट की गई थी। तो ये सब चीज़ें जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से हैं, तो इसमें बहुत सारी सेंचुरीज़ बनी हुई हैं। इसके अलावा नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स, ये सारे जो है प्रोटेक्टेड एरियाज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाई गई हैं। इसके अलावा शेड्यूल्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी जो है शेड्यूल्स हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। इसमें शेड्यूल 1 की अगर हम बात करें तो ये शेड्यूल 1 जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का कवर करता है। शेड्यूल 2 में है एनिमल्स जो है इसमें अकॉर्ड किए गए हैं कि किनको हाई प्रोटेक्शन देना है। शेड्यूल 3 और 4 में बहुत सारी लिस्ट दी गई हैं जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज़ नहीं हैं। इसके अलावा शेड्यूल 4 में एनिमल्स जो है कौन कौन से हैं जिनको हंट किया जा सकता है। तो इस टाइप से जो है आप एग्जाम्पल के तौर पे लें माइस, रैट, कॉमन क्रो, फ्रूट बैट्स, इनको सबको। शेड्यूल 6 के अंदर काफ़ी जो है चीज़ें होती हैं, प्लांट्स वगैरह जो कि कल्टीवेशन से प्रोहिबिटेड हैं, जैसे पिचर प्लांट, ब्लू बंदा, रेड बंदा, कुथ। तो इस तरह से इसको अलग अलग शेड्यूल्स के अंदर डाला गया है। ये मोटा मोटा 3-4 शेड्यूल का मैंने बात किया। बाकी आपको अगर ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है तो आप जो है इसको सर्च करके नेट से ले सकते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट FCA 1980,
ये जो है 1980 में लाया गया था और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि फॉरेस्ट बहुत तेज़ी से जो है कम होते जा रहे थे, इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो रहा था। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था कि फॉरेस्ट को जो है फ्लोरा फौना के साथ जो है प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा फॉरेस्ट डाइवर्सिटी का जो लॉस है उसको रोकना और फॉरेस्ट को जो है एग्रीकल्चरल और ग्रेजिंग एरिया बनाने से जो है रोकना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का जो अगर फीचर्स की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट और बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन बिना बताए जो है कोई भी डिसीजन लेने से रोकता है। बहुत सारी पेनल्टीज वगैरह का भी इसके अंदर प्रोविज़न किया गया है। इम्पोर्टेंट सेक्शन की अगर बात करें तो सेक्शन 1 में टाइटल स्कोप के बारे में बात की गई थी। सेक्शन 2 के अंदर रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरेस्ट। इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में है, पहली बात तो सेक्शन 1 में टाइटल और इसके स्कोप के बारे में कवर किया गया है। सेक्शन 2 में फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट पर्पसेज के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे इसके ऊपर, जैसे प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, रबर, पाम ऑयल बेरिंग, मेडिसिनल प्लांट्स, इनके सब के किस चीज़ के लिए यूज किया जा सकता है, किसके लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 3 में एडवाइजरी कमेटीज़ के बारे में डिटेल में कवर किया गया है। अगर हम इसका जो है अमेंडमेंट की बात करें तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने मार्च 2020 में काफ़ी अमेंडमेंट किए गए थे। सेक्शन 1 में काफ़ी चीज़ें चेंज की गई थी। रेलवे नेटवर्क के द्वारा जो लैंड वगैरह एक्वायरी किए जाते हैं उसकी वजह से रूल्स वगैरह में काफ़ी चेंज की गई थी। इस तरह से कुछ चेंजेस किए गए थे। सिटीजन साइंस जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की अगर बात करें तो सिटीजन साइंस ये एक कंसेप्ट है। ये पब्लिक को साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए इंगेज करता है और पब्लिक जो है जैसे कि बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के अंदर ताकि उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, काम ये करता है। इस कंसेप्ट के थ्रू जो है साइंटिस्ट और पब्लिक जो है इकोलॉजिकल नॉलेज, टैक्सोनॉमिक स्किल्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके ऊपर सबके ऊपर डिस्कस करते हैं और इनके ऊपर काफ़ी रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी किए जाते हैं। बर्ड एटलस और बर्ड के पॉपुलेशन को मॉनिटरिंग करने के लिए, उनका माइग्रेशन के लिए, जैसे इंसेक्ट काउंट, सी टर्टल सर्वेज, इस तरह के जो है सर्वे इसमें किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना यूनिट 5 ख़त्म होता है। ये सेकंड सेमेस्टर का समझ लीजिए आपका ये लास्ट क्लास था। इसके बाद मैं कुछ डिटेल्स अगर कहीं बीच में ज़रूरत होगा या आपके कोई कमेंट्स आएंगे तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बना के डालूँगा। और अपना पढ़ाई करिए, तैयारी करिए अच्छे से, अच्छा एग्ज़ाम दीजिए, खुश रहिए। थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस डे।